हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ना, वो बिहार की जो प्राकृतिक अवस्था है, बिहार का जो भौगोलिक विभाजन है, उस पर पूरी तरह केंद्रित है। आज का पूरा एपिसोड आप ध्यान से देखें और फिर बिहार के बारे में, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फिजियोग्राफी है, इसके संबंध में जो भी प्रश्न होंगे आप बहुत ही आराम से उसे आप रिप्लाई दे सकेंगे। क्योंकि एक पूरा जो मैप है ना बिहार का, बिहार के अंतर्गत जो भी चीज़ें जहाँ भी हैं उनको आप अच्छी तरह से आत्मसात कर लें। दोस्तों, ये चीज़ें जो आज आपको बताई जाएंगी ना, ये अगर आप बीपीएससी मेंस में भी आप बैठोगे तो उसमें जो ज्योग्राफी से प्रश्न होंगे उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आप अच्छी तरह से आज समझ सकेंगे कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंतर्गत मैदानी इलाके कौन कहाँ पर है, पर्वतीय इलाके कहाँ हैं, पठारी सेक्शन कहाँ है, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ओके, आप देख रहे हैं अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बिहार के इस मैप में आप समझ लें कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, फिर हम लोग बारी बारी से फैक्ट्स पे आएंगे। ये आप जो देख रहे हो नक्शा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये तो आपको पता है नक्शे में। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश मौजूद है। ठीक है दोस्त, ये जो बिहार आप देख रहे हैं, बिहार के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर पश्चिम चंपारण जिला है, यहाँ पर पर्वतीय इलाके हैं। और दक्षिण की ओर देखें, जिसकी सीमा झारखंड से लगती है, वहां पर कैमूर से लेकर बांका तक, ठीक है ना, यहां जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों का जो दक्षिणवर्ती सेक्शन है, जिसकी सीमा झारखंड से लगती है, उन इलाकों में पठारी क्षेत्र मौजूद है। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो छोटा नागपुर पठार का ही उत्तरी विस्तार है। बिहार में सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में जो पश्चिम चंपारण का इलाका है, वहां आप पर्वतीय सेक्शन को देख रहे हैं। ये एक्चुअली शिवालिक श्रेणी का एक पार्ट है। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय पर्वत का ही तीसरा उत्थान है, जो प्लेस्टोसिन युग में इसका उत्थान हुआ था। ये गंगा नदी है जो बिहार के लगभग बीचों बीच से क्रॉस की है, और इस नदी ने इस मैदानी भूभाग को दो सेक्शन में बांट रखा है। इसके नॉर्थ में तो ये उत्तर बिहार का मैदानी इलाका, और इसके साउथ में ये दक्षिण बिहार का मैदानी इलाका। ठीक है, मैप में मैंने इसे ड्रॉ किया है। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये पठारी इलाके को मैंने ड्रॉ किया है, ये पर्वतीय सेक्शन और ये मैदानी इलाके, और बीच बीच में ये जो देख रहे हो ना, ये एकाकी पहाड़ियां हैं जिसकी चर्चा आगे होगी। दोस्तों, मैंने बोर्ड पे लिखा है वो जो फैक्ट्स हैं बिहार के संदर्भ में। ये नंबर 1 सेक्शन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, उत्तर पश्चिम का पर्वतीय प्रदेश अथवा शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र। ये जो सेक्शन है, जितने इलाके में ये पर्वतीय प्रदेश फैले हुए हैं, तो ये मात्र 932 वर्ग किलोमीटर में, मैंने बोर्ड पे लिखा हो 932 वर्ग किलोमीटर में ये इलाका मौजूद है। पर्वतीय सेक्शन के अंतर्गत जो जो पर्वत हैं, जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून की पहाड़ी, हरहा घाटी, उन सभी पर मैं आऊंगा। पहले आप एरिया को देख लें। इसके पश्चात जो दूसरा सेक्शन है वो बिहार का ये मैदानी इलाका, आप ये जो देख रहे हो ना, पर्वत के नीचे, और ये जो सेक्शन है पठारी भाग के ऊपर, ये मैदानी इलाके हैं। और इस मैदानी इलाके को गंगा नदी ने दो भागों में बांट रखा है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। तो ये नॉर्थ वाला जो सेक्शन है तो उत्तरी बिहार का मैदान हुआ, और ये दक्षिण वाला सेक्शन दक्षिण बिहार का मैदान हुआ। तो अब पूरे मैदानी इलाके का क्षेत्रफल कितना, आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पूरे बिहार का क्षेत्रफल कितना है। पूरा जो मैदानी इलाका है, तो ये जो मैदानी इलाके का कुल क्षेत्रफल है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पे, 90,650 वर्ग किलोमीटर, जिसमें उत्तर बिहार का मैदानी इलाका और दक्षिण बिहार का मैदानी इलाका दोनों शामिल हैं। अब इसे हम ब्रेक करें, तोड़ें उत्तर और दक्षिण की ओर, तो गंगा नदी से जो उत्तर वाला पार्ट है ना ये, तो इस मैदानी इलाके का अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर बिहार के मैदानी इलाके का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखिए यहां पर मैंने लिखा है 56,980 वर्ग किलोमीटर, 56,980 वर्ग किलोमीटर। और अगर दक्षिण बिहार के मैदानी इलाके की बात की जाए, जो हमारा सेक्शन ये है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 33,670 वर्ग किलोमीटर, 33,670। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इतना निकल कर आता है, ये पूरे बिहार के मैदानी इलाके का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिए, ये जो दक्षिणी सेक्शन है जिसकी सीमा झारखंड से लगती है, ये पठारी भाग है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,581 वर्ग किलोमीटर है। अब इन सभी को जोड़ दें, पर्वतीय सेक्शन का जो कुल एरिया है,
उत्तर बिहार के मैदानी इलाके का जो कुल एरिया है, दक्षिण बिहार के मैदानी इलाके का और इस पठारी सेक्शन का, तो ये कुल योग हमारा आ जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये पार्ट है। अगर अब यहां पर आपसे पूछ दिया जाए ना कि बिहार का सबसे बड़ा प्राकृतिक इकाई कौन सी है, तो आप स्पष्ट देख रहे हो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक इकाई क्या है? मैदानी क्षेत्र है। ये पूरे बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है। जी हाँ, लगभग 96% एरिया है ये जो मैदानी इलाके हैं। अगर तोड़ के आपसे पूछ दिया जाए ना 4 विकल्प हो, उसमें 1, 2, 3 और 4, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई तो मैदानी इलाके हैं। लेकिन मैदानी इलाकों को भी अगर 2 सेक्शन में बांटकर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा इलाका क्या हो गया? उत्तर बिहार का ये जो मैदानी सेक्शन है उसका जो एरिया क्षेत्रफल आप देख रहे हो 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इन तथ्यों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बारी बारी से आता हूं समस्त क्षेत्रों के बारे में। सूक्ष्म दृष्टि डालें इन पर्वतीय प्रदेशों के बारे में, मैदानी इलाकों के बारे में और फिर पठारी इलाकों के बारे में। और दक्षिण बिहार का जो मैदानी सेक्शन है वहां जो बीच बीच आपको पहाड़ियां नजर आ रही है, इनके संदर्भ में भी बातें होंगी। इस लोकेशन की बात करूं तो ये कॉर्नर निकला हुआ है, इस पोजीशन पे आप ध्यान दें, मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेक्शन आप ध्यान दें, ये जो पर्वतीय सेक्शन है ना यहां पर मौजूद है, ये आपका ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये है सोमेश्वर की पहाड़ी या पर्वत। सोमेश्वर पर्वत आप कह सकते हैं, जो शिवालिक का सेक्शन है, ठीक है ना, सोमेश्वर। ये जो आप यहां पर्वत देख रहे हो, ये सेक्शन यहां पर है मौजूद है। ये रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। और इन 2 पर्वतों के बीच में या पहाड़ियों के बीच में ये जो घाटी मौजूद है ना, यही कहलाती है हरहा घाटी या दून घाटी। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का सबसे नॉर्दर्न पार्ट, सबसे उत्तरी जो पर्वत है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर पहाड़ी के शीर्ष से होकर भारत और नेपाल के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, यहीं पर से क्रॉस की है। तो इन पर्वतों का जो विस्तार है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये जो टर्न आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यहां पर आप फैक्ट्स देखते चलिए। इसकी लंबाई कितनी है तो ये 74, ये 74 किलोमीटर लंबाई है। और इसका विस्तार जो है ना, त्रिवेणी नहर यहां गंडक नदी से निकाली गई है, त्रिवेणी नहर से लेकर भिकना ठोरी दर्रा तक ये 74 किलोमीटर डिस्टेंस लंबाई में फैली हुई है। और इसी पहाड़ी या पर्वत के शीर्ष भाग से अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और नेपाल के बीच गुजरती है। जो सोमेश्वर पर्वत के पार्ट है बिहार में, उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 457 मीटर है, 457 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो वो सोमेश्वर की चोटी है, जिसकी हाइट है 874 मीटर, अप्रॉक्स 880 मीटर। आप याद रखें, सोमेश्वर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वहीं पर सोमेश्वर का किला भी मौजूद है। यहां पर प्रमुख दर्रे हैं, जो सोमेश्वर दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा और मरवात दर्रा। इन 3 दर्रों के नाम आप याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, इस पर्वतीय सेक्शन का जो दूसरा पार्ट है वो रामनगर दून की पहाड़ी। आप बोर्ड पे देखिए, ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, ये सेक्शन, ये रामनगर दून की पहाड़ी है, जो शिवालिक श्रेणी का सबसे दक्षिणतम सदर्न पार्ट है। तो रामनगर दून और सोमेश्वर ये 2 पर्वत श्रेणियां यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आप लोकेशन को देखिए। और रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच में जो गैप थोड़ी सी दिखाई दे रही है, एक्चुअली उसे हरहा घाटी या दून घाटी के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। दूसरा सेक्शन रामनगर दून की पहाड़ी, तो इस सेक्शन पे आप फोकस कीजिए। यह शिवालिक श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग है। तो जो शिवालिक श्रेणी क्रॉस की है यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच, जो यहाँ पर शिवालिक श्रेणी क्रॉस की है, उसका दक्षिणतम हिस्सा है जो बिहार में नॉर्थ वेस्ट में है, जो रामनगर दून की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा इसको। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो संतपुर के निकट है, इसलिए इसे संतपुर चोटी भी कहते हैं। जो इसकी हाइट है वो 242 मीटर है, जो रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावे आप देखिए हरहा घाटी या दून घाटी, जैसा कि मालूम है 2 पर्वतों के बीच का सेक्शन भी घाटी कहलाती है और नदियों का तटीय इलाका भी घाटी कहलाती है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर हरहा नदी प्रवाहित होती है और इस नदी के नाम पर ही इस घाटी का नाम हरहा घाटी पड़ा है। इसे दून घाटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, बिहार की जो दूसरी इकाई है वो बिहार का जो मैदानी सेक्शन है उस पर आप ध्यान दें। यह बिहार का जो मैदान है
सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई, आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन है पर्वतीय, मैदानी और पठारी सेक्शन में, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई ये मैदानी इलाके हैं। किसकी? बिहार की, जिसमें उत्तर और दक्षिण पूरा क्षेत्र शामिल है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 90,650 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरे बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 96.27%। ये तथ्य ध्यान रखिएगा कि बिहार का मैदानी इलाका बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27%, 96% आप याद रखें। निर्माण कैसे हो रहा है? तो गंगा और उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से, डिपॉजिट करने से इसका निर्माण हुआ बिहार के मैदानी इलाकों का। फिर औसत ऊंचाई, जो एवरेज हाइट है ना इस मैदानी इलाके की समुद्र तल से, वो 66 मीटर है। इन हाल सर्वत्र एक समान और धीमी है। वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 6 सेंटीमीटर का ढाल मिलती है। यानी पूरे मैदानी इलाकों में स्लोप ढाल एक समान है। गंगा नदी ने इसे 2 भागों में बांटा है। गंगा नदी के उत्तर में ये उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण में दक्षिण बिहार का मैदान। दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां जो उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिलती है, वो एक्चुअली उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों से बहकर आती हैं और गंगा से मिलती हैं। वो नदियां सदावाहिनी हैं और हिमालय से निकलती हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां नॉर्थ से साउथ की ओर आती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर बिहार का जो मैदानी इलाका है, उसका जो स्लोप है वो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पे फोकस कीजिएगा, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि नदियों का प्रवाह मार्ग आप यूं देखेंगे। जब मैं नदी सेक्शन में आऊंगा तो उसके फिगर के साथ आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है, उत्तर बिहार के इलाका बाढ़ प्रवण इलाका है। हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है। यहाँ पर भावर क्षेत्र है, भावर के बाद तराई का इलाका है, उप तराई का इलाका है, बांगड़ मृदा का इलाका है, जो नदियों के ऊपरी सेक्शन में ये मृदा मिलती है। फिर नदियों के निचले सेक्शन में जहाँ बाढ़ हर वर्ष आती है, वहाँ खाद्य मृदा का विस्तार है, जो बेहद उपजाऊ होती है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में सब पर आऊँगा जब नदियों के बारे में चर्चा होगी। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो सेक्शन है ना, तो यहाँ पर जो भी नदियाँ हैं अक्सर अपने मार्ग को बदलने का कार्य किया है। कोसी नदी के बारे में तो आपने सुना होगा, काफ़ी कुख्यात है। तो इस क्षेत्र में नदियों ने जो मार्ग बदला है, इसके कारण गोखुर झील या क्षारण, जो नदियों के मार्ग के छोड़ने से बनती है, उन झीलों का निर्माण हुआ है, जिसे यहाँ पर स्थानीय भाषा में चौर अथवा मन कहा जाता है। ठीक है ना, चौर अथवा मन। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण चौर अथवा मन जो हैं, उसके बारे में मैंने बोर्ड पे लिखा है। वो फैक्ट्स आपको बस ध्यान रखना है। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप बोर्ड पर देखिए। तो उत्तर बिहार का जो मैदानी इलाका, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 56,980 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। घाघरा गंडक के द्वाब से, जैसा कि मालूम है ना, घाघरा नदी बिल्कुल यूपी बिहार की सीमा पर आकर यहाँ पर छपरा के निकट गंगा से मिलती है। इस क्षेत्र से लेकर महानंदा नदी का क्षेत्र यहाँ तक है। तो ये पूरा इलाका उत्तर बिहार का मैदानी इलाका है। आप यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई पर फोकस कीजिए। उत्तर बिहार का ये जो मैदानी इलाका है, जैसा कि मैंने बताया, इसका स्लोप किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक होगी। तो गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, यहाँ पर जो क्षेत्र है ना, इसकी जो ऊंचाई है, जो औसत ऊंचाई है, वो 76 मीटर से थोड़ी अधिक ही है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्वी डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, महानंदा की ओर आते हैं, कोसी नदी की ओर आते हैं, यानी कटिहार, पूर्णिया की तरफ आते हैं, तो स्लोप काफ़ी अधिक। तो यहाँ पर समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो मात्र 30 मीटर ही बचती है, 30। तो इसलिए ओवरऑल पूरे क्षेत्र का जो औसत है ना, वो 76 मीटर है। और प्रमुख चौर और जो मन है उस पर आप ध्यान दीजिए। प्रमुख चौर, जैसा कि मैंने अभी बताया, हरदिया चौर सारण जिला जो छपरा जिला में है, बड़ैला चौर वैशाली जिले में मौजूद है, लखनी चौर पश्चिम चंपारण में है, जबकि बहादुरपुर चौर, सुंदरपुर चौर ये कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। तो चौर और मन एक ही चीज़ है, लेकिन नाम अलग है, इसलिए मन और चौर मैंने अलग लिखा है। तो प्रमुख मन कौन कौन से आप देखिए, पिपड़ा मन, सिमड़ी मन, सरैया मन, ये कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। इसी प्रकार टेटरिया, माधोपुर, मोती झील। देखिए मोती झील एक मुजफ्फरपुर में भी है और ये मोती झील मोतिहारी वाली है। तो ये जो है एक प्रकार का क्या है? ये प्रमुख मन के अंतर्गत है या चौड़ है। ये तीनों कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों के बारे में जब नदियों की चर्चा होगी ना, तो उसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। अभी आप सिर्फ भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक अवस्था पर ध्यान दें। दक्षिण बिहार का जो मैदानी सेक्शन है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। दक्षिण बिहार का ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं,
पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। सर्वाधिक चौड़ाई की मैं बात करूं तो पटना के निकट इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 135 किलोमीटर है। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो गिद्धौर जमुई के पास इसकी जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर, और राजमहल की पहाड़ी जो अब झारखंड में है वहां पर जाते जाते इसकी चौड़ाई मात्र 3 किलोमीटर तक रह जाती है। यानी पश्चिम में ये अधिक चौड़ाई में विस्तृत है, पूर्व की ओर लगातार संकीर्ण होते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इसका जो विभाजन है तो 3 सेक्शन में इस मैदान को बांट दिया गया है। सोन नदी जो यहाँ अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और यहाँ पर आकर के वो पटना के निकट गंगा से मिलती है। तो सोन नदी का जो पश्चिमी सेक्शन है, ठीक है ना, ये सोन नदी का जो पश्चिमी सेक्शन, इसे भोजपुर का मैदान भी हम लोग कहते हैं, जो दक्षिण बिहार का पश्चिमी सेक्शन है। ठीक है, सोन नदी से लेकर किउल नदी तक जो बीच का सेक्शन है इसे मगध का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इधर भोजपुर का मैदान, सेंटर में मगध का मैदान, और किउल नदी से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक, यानी इस सेक्शन का जो नाम है वो अंग के मैदान के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो ये 3rd सेक्शन है, तो दक्षिण बिहार का सबसे पूर्वी भाग हो गया। अब ध्यान देखिए, उत्तर बिहार में जो भी नदियां थी वो सदाबाहिनी थी, हिमालय क्षेत्र से आकर गंगा में मिलती थी। दक्षिण दिशा की ओर से मैं बात करूं तो एक बड़ी नदी सोन नदी है जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और वो दक्षिण से उत्तर प्रवाहित होती हुई आकर गंगा से मिलती है। बाकी नदियों की भी बात करूं तो पुनपुन है, फल्गु है, ये जो नदी है ना वो पठारी क्षेत्र से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई आती है। अब यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र देखिए, गंगा नदी का जो दक्षिणी तट है यहाँ पर एक नेचुरल बांध है जो इसके दक्षिणी तट पर मौजूद है। इसलिए जो नदियाँ जैसे पुनपुन या फल्गु, यहाँ तक कि सोन भी है, तो कुछ दूरी तक जाने के बाद वो पूर्व डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर जाकर वो गंगा से मिल पाती है, क्योंकि यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर स्लोप है और फिर यहाँ पर चूंकि ऊंचा कगार मौजूद है गंगा के दक्षिण में जो प्राकृतिक रूप से है, जिसके कारण नदियों को थोड़ा और इसके सहारे आगे बढ़नी होती है और उसके पश्चात ये गंगा नदी से मिल पाती है। एक और खास बात, इस कगार के दक्षिण में पटना जिला से लेकर लखीसराय शेखपुरा जिला तक एक निम्न भूमि क्षेत्र मिलते हैं जिसे टाल क्षेत्र कहा जाता है, और हर वर्ष इस टाल क्षेत्र में 2 से 3 महीने तक जल जमाव रहता है, क्योंकि वो बहुत निचला इलाका है। क्योंकि दक्षिण दिशा से जो नदियां आगे की ओर बढ़ती है उसका प्रवाह, उसका जल गंगा में नहीं मिल पाती, और मानसून के समय में, मानसून सीजन में ये नदियां जो उफनती हैं तो पहले टाल क्षेत्र में पानी भर जाता है। तो ये जो दृश्य है ना, तो इसे जल्ला के नाम से पटना और इसके आसपास में हम लोग जानते हैं। और जैसे जैसे पटना से पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे, बाढ़, मोकामा, बढ़िया टाल तक, यह टाल के नाम से जाना जाता है। बढ़िया टाल, मोकामा टाल, ये सारे इसके नाम है। तो याद रखें, ये बिहार के निम्न भूमि क्षेत्र है जहां जल भराव होती है। अब इस सेक्शन में जो बिहार का मैदानी इलाका है, बीच बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ मौजूद हैं। वो एक्चुअली छोटा नागपुर पठार का बहिर्वर्ती हिस्सा ही है, लेकिन इसका विस्तार कई जगह काफ़ी आगे तक हो चुका है। यहाँ पर मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ी है जिसका नॉर्दर्न विस्तार जो वो जमालपुर तक पहुँच चुका है और गंगा नदी के तट तक है। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी इलाके हैं, कह सकते हैं कि उसका फैलाव गंगा के तट तक पहुंच गया है। वो यहाँ पर वो दृश्य दिखाई देती है। ये जो फैक्ट्स है इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें। फिर हम लोग आते हैं उन पहाड़ियों के बारे में जो इस सेक्शन में मौजूद है। दोस्तों, दक्षिणी बिहार का जो सेक्शन है, यहाँ पर बीच बीच में जो पहाड़ियाँ उभरी हुई हैं, जो कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ, उसके नामों को आप देख लें। सबसे पहले आप देखें कि गया जहानाबाद की सीमा पर जो राबर और नागार्जुन की पहाड़ी, इसके संदर्भ में आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके अलावा गया शहर के निकट जो प्रमुख पहाड़ी मौजूद है उनमें आप देखिए रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी और कटारी पहाड़ी। ये राजगीर में जो पहाड़ियाँ हैं उसमें रत्नागिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी पहाड़ी बहुत ही प्रमुख है। वैभवगिरी सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसकी हाइट 380 मीटर है, यहाँ पर राजगीर और उसके इर्द गिर्द जो नालंदा जिले में है। इसके अलावा नवादा से मुंगेर तक कई पहाड़ियों की श्रृंखला मौजूद है, जिनमें गिद्धेश्वर, शत पहाड़ी, शेखपुरा पहाड़ी, चकाई पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी महत्वपूर्ण है। यह एक त्रिभुजाकार
पहाड़ी सेक्शन है जिसका फैलाव मुंगेर जिले से लेकर जमुई जिले तक है। और इस श्रृंखला की जो ऊंचाई है ना वो 150 मीटर से 300 मीटर के बीच है। इसका जो फैलाव है वो गंगा नदी के तट तक पहुंच चुकी है और ये प्रायद्वीपीय भारत का कह सकते हैं कि अंश है जिसका फैलाव गंगा नदी तक पहुंची है। इसके अलावा जेठियन, हिंडाज, हल्दिया की पहाड़ी, ये गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सेक्शन में छोटी छोटी पहाड़ियां निकली हुई है, इनके ये नाम है। और ये पहाड़ियां बिहार में, दक्षिणी बिहार में इस सेक्शन में मौजूद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाम को कुछ जो चंद महत्वपूर्ण नाम है इसे आप ध्यान में रखेंगे कि ये पहाड़ियां बिहार में, दक्षिणी बिहार में ही मौजूद है। दोस्तों, प्राकृतिक विभाजन में सबसे दक्षिणी सेक्शन जो पठारी सेक्शन आप ये देख रहे हो ना, ये लाइन, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के बांका जिले तक फैले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैमूर जिले के अलावा यहाँ पर रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास के आगे औरंगाबाद, गया, नवादा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जमुई, मुंगेर और बांका जिले के दक्षिणी सेक्शन तक इसका विस्तार है। बिल्कुल संकीर्ण पट्टी है और ये छोटा नागपुर पठार से जुड़े हुए हैं। इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। तो सोन नदी, ध्यान रखिएगा, सोन नदी एक सीमा रेखा है। सोन नदी के पश्चिम का जो भूभाग है ना वो कैमूर का पठार या रोहतास का पठार कहलाता है, ठीक है। और ये रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं और ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। ये ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत का ये पार्ट है जो कैमूर का पठार है। सोन नदी से पूर्व डायरेक्शन की ओर चलते हैं तो यहां से लेकर कहां तक, बांका जिले के दक्षिणी छोर तक ये जो सेक्शन है छोटा नागपुर पठार का एक भाग है। तो 2 चीजें आप ध्यान रखिए, कैमूर का पठार जो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है और सोन नदी का जो पूर्वी सेक्शन जो पठारी भाग है वो छोटा नागपुर पठार का अंग है। तो इससे संबंधित और भी जो मिनरल्स, जो भी चीजें हैं उसके विस्तार में हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज। आज हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि जो प्राकृतिक विभाजन है, जो भौगोलिक विभाजन है बिहार का, वो किस प्रकार का है। पर्वतीय सेक्शन, मैदानी इलाके और पठारी इलाके तीनों यहाँ पर मौजूद हैं और इन तीनों के संदर्भ में आपको अब पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप ध्यानपूर्वक मैप के साथ उसका अवलोकन करें, सारी चीज़ें दिमाग में स्वतः याद आ जाएंगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।